वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। रिपोर्ट राइटिंग आपके रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल एज स्टैटिस्टिक पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम समझेंगे रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फॉर्मेट क्या है रिपोर्ट को लिखने का, और स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। यहाँ पे हम दो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग को समझेंगे आज, एक एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग और एक समझेंगे एमएलए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। ये दोनों ही आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक बार अपने रेजोल्यूशन को पक्का कर लेते हैं, जो है नेट जेआरएफ जून 2022 विद AIR, और इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं हमने जो पहले पढ़ा था कि रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सो दैट हम लोग रिपोर्ट राइटिंग को उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला रिसर्च में इसको प्रोसेस में स्टेप इन्वॉल्व है डिफाइनिंग प्रॉब्लम। आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद आप रिव्यूइंग द अवेलेबल लिटरेचर, यानी कि जो उससे पहले की जो भी काम हो चुके हैं उनकी आप डिटेल स्टडी करते हैं। यानी कि आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रीवियस वर्क हुआ है उसकी आप डिटेल स्टडी, डिटेल एनालिसिस करते हैं, सो दैट आप समझ पाए कि इसमें क्या क्या काम हो चुका है, कैसे कैसे हुआ है, उसका क्या नतीजा निकला है, और क्या वहां पे ग्रे एरिया यानी कि गैप क्या पे है रिसर्च का। उसके बेस पर आप फिर फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, ये हम 2 दिन से पढ़ते आ रहे हैं। हाइपोथेसिस है आपका टेंटेटिव सॉल्यूशन, आप उस प्रॉब्लम का टेंटेटिव सॉल्यूशन या फिर रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पे आप फॉर्म करते हैं। फिर आप फॉर्म करते हैं आपका रिसर्च के डिजाइन को। रिसर्च के डिजाइन में आप क्या बताते हैं, आपकी पूरी रिसर्च मेथडोलॉजी को आप यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, मैं एक बार क्विकली आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि रिसर्च के स्टेप्स हमने क्या क्या किए थे। फिर हम करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि एक्चुअल फील्ड वर्क यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। डाटा हम भले ही प्राइमरी कलेक्ट कर रहे हैं या फिर सेकेंडरी कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं काम का, क्योंकि पहले जितना भी हम कर रहे थे ये सारा हम लोग पेपर वर्क कर रहे थे। फिर हम उस डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि हम उसकी स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं। वहाँ पे हम उसकी कोडिंग, एडिटिंग, टैबुलेशन एंड फिर उसका जो भी एनालिसिस है हम वो करते हैं। फिर हम एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करते हैं डाटा की। फिर हम उससे मतलब कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। कोई वहाँ पे जो भी रिजल्ट आया है तो कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फिर हम करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या है कि जो काम आपने किया है, जो रिसर्च आपने की है, आप वो सबको कम्युनिकेट करते हैं, सबको बताते हैं। तो बताने का तरीका क्या है, वो आप कैसे बताएंगे, वो आप बताएंगे रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू। आप रिपोर्ट लिखेंगे, उसमें आप सब कुछ मेंशन करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक जो भी आपने काम किया है वो सारा कम्युनिकेट आप करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है, तो समझते हैं रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या है। देखिए, इसमें जो हमने अभी समझा है कि एवरी रिसर्च लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। आप जब भी रिसर्च करते हैं तो उसमें से आप क्या होता है, जो भी आपका रिसर्च का वर्क है, तो आप एक रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट इज द फॉर्मल लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च दैट हैज बीन कंडक्टेड। एक चीज मार्क करनी जरूरी है, रिसर्च रिपोर्ट आपकी फॉर्मल प्रेजेंटेशन है। इट्स अ फॉर्मल लॉजिकल प्रेजेंटेशन। जो भी आपने रिसर्च वर्क किया है उसका फॉर्मल प्रेजेंटेशन है, आपकी रिपोर्ट के थ्रू आप उसको फॉर्मली प्रेजेंट करते हैं। पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज टू कन्वे टू द इंटरेस्टेड पर्सन्स द होल रिजल्ट ऑफ द स्टडी। आपने जितनी भी स्टडी की है, आप इंटरेस्टेड पर्सन्स को, जो भी आपकी रिसर्च में इंटरेस्टेड है, उनको आपकी पूरी स्टडी का क्रक्स बताते हो इन सफिशिएंट डिटेल एंड टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द कंक्लूजन। वैलिडिटी का मतलब क्या है कि यू आर मेजरिंग व्हाट यू आर इंटेंडेड टू मेजर, यानी कि आप जो कुछ वहां पे आपके रिसर्च क्वेश्चंस थे वो कहाँ तक सोल्व हो पाए हैं, कहाँ तक आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हो पाए हैं, वो आपकी रिसर्च रिपोर्ट में आप डिफाइन करते हैं। द कल्मिनेशन ऑफ रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च रिपोर्ट
which explains with clarity the various steps that have been undertaken to come to the conclusion. रिसर्च रिपोर्ट क्या बताती है? रिसर्च रिपोर्ट ये सारे स्टेप्स बताती है जो आपने रिसर्च में लिए हैं आपके कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। उन सारे स्टेप्स की समरी ये यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट बताती है। तो राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट रिक्वायर्स not only technical skills but also thorough knowledge of the subject matter, perseverance and the right perspective on every aspect of the research problem. तो फ्रेंड्स, रिसर्च रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे कुछ भी लिख दिया। रिसर्च रिपोर्ट एक बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में विद टेक्निकल स्किल्स लिखी जाती है, जिसके लिए चाहिए कि आप जो भी सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जिस भी मैटर के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, उसकी आपको थोरो नॉलेज होनी चाहिए एंड आप प्रिजर्वेंस एंड द राइट पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उनकी सबकी अच्छी तरह से नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो समझते हैं। इन दिस रिगार्ड ब्रीवन ऑब्जर्व we say it as simple as we possibly can, and this that is that a report is a communication from someone to another who wants to use that information। यानी कि ये क्या है? रिपोर्ट। रिपोर्ट आपका कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कैसा है? इट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है कि आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं थ्रू योर रिसर्च वर्क। ठीक है, आप रिसर्च वर्क के थ्रू कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या बनाते हैं? उसके लिए आप बनाते हैं रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट आप बताते हैं। रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू ही बाकी लोगों को पता चलता है कि आपने क्या किया है एंड आपकी स्टडी के क्या फाइंडिंग्स रहे हैं, उसकी क्या इम्प्लीकेशन रहेगी, उसके क्या फायदे रहेंगे, क्या चेंजेस वो लेके आने वाली आपकी स्टडी। तो ये है आपकी रिपोर्ट का मीनिंग। क्लियर? तो मूविंग टू द नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ रिपोर्ट। ये बताता है कि रिपोर्ट क्यों बनानी चाहिए। ठीक है, इसका बनाने की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने के। वेल रिटन रिपोर्ट हेल्प्स इन नॉलेज बिल्डिंग। पहला तो है भैया ये कि ये नॉलेज बिल्डिंग में हेल्प करती है इन द कंसर्न्ड एरिया, बट ऑल्सो हेल्प्स इन फ्यूचर रिसर्च। देखिए, आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर रिव्यू पहले की कुछ रिपोर्ट्स आप पढ़ते हैं, उससे वहां पे क्या आप फाइंड आउट करते हैं? आप रिसर्च टॉपिक की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है, प्लस आपको रिसर्च गैप वहां पे पता चलता है। रिसर्च गैप क्या है? कि आप फ्यूचर में इस एरिया में यहाँ पे स्टडी, यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। तो जब आप रिपोर्ट बना देते हैं तो कोई ना कोई आपका भी लिटरेचर रिव्यू करता है और कोई नेक्स्ट रिसर्चर जब उस फील्ड में उस टॉपिक पे रिसर्च करेगा और वो आपकी रिपोर्ट को रेफर करेगा तो इट विल हेल्प इन फ्यूचर रिसर्च। While all the necessary information is presented in the appropriate manner so that the targeted reader may be able to understand and utilize the same। देखिए, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या बोला इन्होंने? appropriate manner में, यहाँ पे आपके एक फॉर्मल मैनर में, एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है so that कि जो भी लोग उसको रेफर कर रहे हैं, अब आप समझेंगे कि कौन लोग उसको रिपोर्ट को रेफर कर सकते हैं। अगर आप एक कंपनी है, आप कंपनी का फाइनेंशियल डाटा पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल डाटा की आप रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, तो कौन कौन रीडर्स हो सकते हैं? आपके रीडर्स हो सकते हैं आपकी कंपनी के ओनर्स, स्टेक होल्डर्स जिनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर आपकी कंपनी के क्रेडिटर, डेटर्स। ये सब लोग आपकी कंपनी की रिपोर्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और सपोज आपकी कंपनी कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो इवन स्टूडेंट्स जो रिसर्च कर रहे हैं वो भी आपकी कंपनी के डाटा में इंटरेस्टेड होते हैं। तो जो रिपोर्ट आप बनाएंगे वो आप एप्रोप्रिएट मैनर में यहाँ पे बनाते हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च रिपोर्ट आर, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव, कन्वेइंग ऑफ नॉलेज टू द कंसर्न्ड पीपल इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। यानी कि जो आपका फील्ड है, चाहे फाइनेंस है, मार्केटिंग है, बैंकिंग है, इस फील्ड में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को आप नॉलेज कन्वे कर रहे हो थ्रू योर रिपोर्ट। सेकेंड है प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स फॉर द फर्दर यूटिलाइजेशन और फर्दर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिकमेंडेशन। यानी कि आपकी रिसर्च है तो रिसर्च में आप कुछ ना कुछ रिकमेंड करते हैं, कुछ ना कुछ आप फाइंडिंग्स वहाँ पे लेके आते हैं, तो वहाँ पे आपकी रिकमेंडेशन की यूटिलाइजेशन के लिए आप रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं।
गिव इम्पटस टू रिसर्च इन द कंसर्न नॉलेज एरिया, जो फर्दर रिसर्च होगी वहां पे आप उस रिसर्च को सपोर्ट करते हैं थ्रू योर रिपोर्ट। फिर आपका टू री एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ जर्नलाइजेशन ड्रोन बाय द रिसर्चर आफ्टर द रिपोर्ट हैज सबमिटेड। देखिए, आप जो भी रिसर्च करेंगे दैट शुड बी जर्नलाइजेबल। जर्नलाइजेबल का क्या मतलब है? उसका सामान्यकरण आवश्यक है। सामान्यकरण मतलब वो आपकी जो पूरी पॉपुलेशन, आपने कोई सैंपल लेके पूरी पॉपुलेशन पे आपकी रिसर्च एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो ये आपकी जर्नलाइजेशन की वैलिडिटी को री एग्जामिन करती है। जब आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं तभी आपकी रिसर्च की एक्चुअली वैलिडिटी चेक होती है कि ये कितनी वैलिड है, कितना ये जनरलाइजेबल है, कितना ये पूरी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है। तो ऑल दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिपोर्ट। फिर है आपका रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट कैसा? आपने कोई रिपोर्ट देखी भी होगी, इवन आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर प्रिपेयर की होगी। तो सबसे पहले आता है इनिशियल पेज। इनिशियल पेज में सबसे पहले एक टाइटल पेज आता है। टाइटल पेज पे आप देखते हैं कि आप कैसे देखते हैं कि आपकी यहाँ पे एक बाहर का जो मेन पेज होता है, जो आपकी बिल्कुल रिसर्च रिपोर्ट के एकदम फर्स्ट पेज है, जो बिल्कुल बाहर आपको दिखाई देता है, वहां पे आप क्या लिखते हैं? यहाँ पे ABCD कोई भी टाइटल लिखते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ द रिसर्चर लिखते हैं, यहाँ पे आप पर्पस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखते हैं कि अगर आपने कॉलेज के लिए रिपोर्ट बनाई, आपके करिकुलम का पार्ट है रिपोर्ट बनाना, कोई प्रोजेक्ट बनाना, तो आप लिखते हैं सबमिटेड इन द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिग्री के लिए आप बना रहे हैं, या फिर कोई और भी पर्पज आपका यहाँ पे हो सकता है। फिर आप डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जब आप कॉलेज के लिए बनाते हैं या यूनिवर्सिटीज में बनाते हैं तो सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे आप ऊपर लिखते हैं अपने कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम जिसके लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर होंगी तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, पर्पज वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्पज के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करवा रही है वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। फिर सेकंड पेज आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट या प्रीफेस, या फिर इसको हम बोलते हैं इन लेमैन लैंग्वेज समरी। किस चीज की समरी है? ये जो आपने किया, व्हाट यू डिड, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द रिसर्च। यानी कि इसके थ्रू आप बताते हैं कि आपकी रिसर्च का क्या आउटकम है, आपकी रिसर्च में आपने क्या फाइंड आउट किया, कैसे फाइंड आउट किया, ये सब चीजें आप समरी में बताते हैं। ये 200 से 300 वर्ड्स की एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से ही पता चल जाता है कि आपकी रिसर्च कितनी वर्दी है या नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट पेज आता है एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट में क्या करते हैं? जिनने आपको रिसर्च करने में हेल्प की है उन सबको आप थैंक्स करते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, अगर आपका कोई सुपरवाइजर है, HOD है, आपके कोई कलीग्स हैं जिन्होंने भी आपको रिसर्च वर्क में हेल्प की है, उन सबको यहाँ पे आप एक थैंक्स नोट यहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका डेडिकेशन अगर आप अपनी रिसर्च को किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्पॉन्सर को डेडिकेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उनका नाम मेंशन करते हैं। ये आपके शुरू के कुछ पेजेस हो गए, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट नंबर पे टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या बोलती है? टेबल ऑफ कंटेंट बोलती है कि इसमें जो भी इन द सेक्शन द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट आइदर इन द चैप्टर और सब हेडिंग आर लिस्टेड। जो आपका इंडेक्स बोल सकते हैं हम इसको, हम जैसे बुक्स वगैरह में देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। रिपोर्ट में इसको टेबल ऑफ कंटेंट बोला जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ इंडेक्स वगैरह। तो इस सेक्शन में क्या क्या आएगा, आप यहाँ पे मेंशन करते हैं कंटेंट, फिर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर जब यहाँ पे आप मेंशन करते हैं तो उसके सामने आप यहाँ पे कंटेंट लिखते जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप देते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं आप? यहाँ पे आपके टॉपिक का, ठीक है। आपने अपने इंट्रोडक्शन दे दिया टॉपिक का। फिर चैप्टर 1 आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिलेटेड लिटरेचर, जो भी आपने आपका उस स्टडी से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर पढ़ा है उसमें से आप मेन लिटरेचर को यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर आप बताते हैं यहाँ पे रिसर्च डिजाइन, यानी कि क्या रिसर्च डिजाइन आप फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आप रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है। ये चैप्टर्स की टेबल है, यहाँ पे आपने चैप्टर्स बताए हैं, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके अंदर क्या क्या आएगा। चैप्टर 3 आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 4th आपका समरी एंड कंक्लूजन, 5th आप सजेशन देते हैं फर्दर रिसर्च के लिए, 6th आपका रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। फिर अपेंडिसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज मार्क कीजिए यहाँ पे। अपेंडिसेस कहाँ पे आएंगी? अपेंडिसेस आएंगे आपकी रेफरेंसेस के बाद। अपेंडिसेस में क्या आता है कि अगर आपने रिसर्च में कोई ये टूल है,
ये है टूल फॉर डाटा कलेक्शन। आपने ऐसा कोई टूल यूज किया है क्वेश्चनर वगैरह, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है अपेंडिसेस कहाँ आएंगी, ये रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी के बाद आएंगी और लिस्ट ऑफ टेबल से पहले आएंगी। ठीक है, इसमें सपोज आपने अपने क्वेश्चनर फॉर एम्प्लॉइज फॉर मैनेजर, तो वो यहाँ पे आप इसमें मेंशन करते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट लिस्ट ऑफ टेबल्स। लिस्ट टेबल में आप क्या बताते हैं, जितनी भी टेबल्स आपने यूज की है, ठीक है, आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट में, उन सब की लिस्टिंग यहाँ पे दे देते हैं, उन टेबल का टाइटल और जिस पेज पे वो टेबल है उनका यहाँ पे आप नंबर डाल देते हैं। फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स, मतलब टाइटल पेज और पेज नंबर ऑफ ऑल द ग्राफ, पाई चार्ट्स या और कोई भी फिगर आपने यूज की है, उन सब की लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये क्या चल रहा है अभी तक, ये आपका चल रहा है कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स में आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं। क्लियर। फिर आता है सेकंड पार्ट आपका मेन बॉडी। मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेन बॉडी में क्या क्या आता है। सबसे पहले आप यहाँ पे शुरू करते हैं, इट द मेन टेक्स्ट प्रोवाइड्स द कंप्लीट आउटलाइन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। यहाँ पे ये पूरी रिसर्च रिपोर्ट की कंप्लीट आउटलाइन है। बाहर हमने क्या देखा था, बाहर हमने इंडेक्स देखा था कि किस पेज पे क्या चीज हमने मेंशन की है। अब यहाँ पे एक्चुअल रिपोर्ट है हमारी अलोंग विद ऑल द डिटेल, यहाँ पे आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें आता है सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, द पर्पज ऑफ एन इंट्रोडक्शन इज टू गिव अ बैकग्राउंड सो एज टू मेक क्लियर टू द रीडर व्हाई प्रॉब्लम वाज कंसीडर्ड वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग, यानी कि जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है उसका आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे देते हैं। रिसर्च टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप। फिर आपका आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैंने आपको बताया कि जितनी भी स्टडीज, जितनी भी फाइंडिंग्स उसके रेलेवेंट हुई हैं, वो आप यहाँ पे एक छोटे से फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो here the report writer assess the important and relevant already existing literature on the problem. The rationale of the review is to develop upon the conceptual framework and the background of the study which will become the source for formulation of hypothesis. देखिए लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, लिटरेचर रिव्यू से आपकी जो भी रिसर्च है उसको एक डायरेक्शन यहाँ पे मिलती है, आपकी रिसर्च को एक लाइन यहाँ पे मिलती है। तो उसके बेस पे ऑन दैट बेसिस यू फॉर्म्स द हाइपोथेसिस, ऑन दैट बेसिस वी फॉर्म हाइपोथेसिस, के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस को यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो वो सब आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, कि क्या क्या लिटरेचर आपने पढ़ा है। फिर आपका आएगा मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी क्या है, मैथडोलॉजी आपका रिसर्च डिजाइन, यानी कि किस टाइप की आपकी रिसर्च है, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं रिसर्च वर्क कैरी करने के लिए, किस टाइप के मेजरमेंट आपने यूज किए, किस टाइप का स्केल आपने यूज किया, कौन सी टर्म्स, कौन से वेरिएबल यूज किए, सैंपल कैसे सेलेक्ट किया, यूनिवर्स क्या है आपकी, मतलब होल पॉपुलेशन क्या है आपकी, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन और हाइपोथेसिस, मतलब जितना भी रिसर्च मेथडोलॉजी का पार्ट है उसमें आपका रिसर्च के रिगार्डिंग जो भी डाटा है वो सब कवर होगा। यानी कि रिसर्च का टाइप क्या है, कौन कौन से स्केल हैं, कौन से वेरिएबल है, हाइपोथेसिस क्या है, वेल सिलेक्शन कैसे किया सैंपल का, पूरा यूनिवर्स क्या है आपका, कितने सैंपल्स आपने सेलेक्ट किए हैं, डाटा कलेक्शन के लिए कौन सा टूल आपने यूज किए हैं, ये सब चीजें आप मैथडोलॉजी में यहाँ पे मेंशन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आपने रिसर्च डिजाइन में सब कुछ मेंशन कर दिया, अब यहाँ पे आप ये एक्चुअल डाटा बता रहे हैं। यहाँ पे जो आपने इकट्ठा किया रहेगा, चाहे प्राइमरी है या सेकेंडरी है, उसको यहाँ पे फिर एक्चुअल डाटा, वेदर इट इज प्राइमरी और इट इज सेकेंडरी, आप उसको यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, उसका एनालिसिस दे रहे हैं। तो एनालिसिस कैसे भी हो सकता है, ये चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर आप कोई और टूल्स यहाँ पे लगा रहे हैं, कोई आप स्टेटिस्टिकल टूल लगा रहे हैं, SPSS सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं, या फिर आप रेशो की तरफ से कर रहे हैं, या फिर आप टेबल्स की फॉर्म में कर रहे हैं, या फिर आप चार्ट्स की, पाई चार्ट्स की हेल्प से कर रहे हैं। तो जैसे भी आपने अपने डाटा का एनालिसिस किया वो सब यहाँ पे आप बताते हैं। फिर उसकी जो इंटरप्रिटेशंस निकली हैं, यानी कि जो भी सपोज आपके पास रेशो आई है, हम लोग करंट रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, करंट रेशो, आइडल रेशो हमें पता है कि 2:1 है, अगर उस कंपनी का रेशो 1:1 है, तो आप उसके रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन अपने वर्ड्स में यहाँ पे इन योर ओन वर्ड्स यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं कि इसका क्या मतलब है। कोई भी आपके एनालिसिस की कैलकुलेशन आई है, कोई भी फाइंडिंग आई है,
तो उसका मतलब क्या है वो आप यहाँ पे बताते हैं। क्लियर? So this is the most crucial part of the report. In it, the data which has been collected is processed, analyzed and interpreted, and various generalization and inferences are drawn. यहाँ पे जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको जनरलाइज करते हैं और उससे इन्फ्रेंस यहाँ पे ड्रॉ होती हैं। So there must be clarity and continuity in the presentation of the text and the result. देखिए यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है कि यू मस्ट बी क्लियर, यू मस्ट बी क्लियर इन प्रेजेंटिंग द डाटा। यहाँ पे कुछ भी गोलमाल नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर और इजी और प्रिसाइज लैंग्वेज में बताना चाहिए कि आपका ये डाटा है, इसका ये एनालिसिस इस टूल से हुआ है और इसकी ये फाइंडिंग आई है, ये कंक्लूजन ये निकला, उसका इंटरप्रिटेशन ये निकला है। ठीक है, वो जो इंटरप्रिटेशन है उसके बेस पर आप फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन देते हैं। तो अ डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी विद द सपोर्टिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल चार्ट्स टुगेदर विद द वैलिडेशन ऑफ रिजल्ट इज द नेक्स्ट स्टेप इन राइटिंग द मेन टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट। यहाँ पे हमें रटने जैसा कुछ नहीं है, हमें एक एक स्टेप को सीक्वेंशली समझते हुए चलना है कि हमने यहाँ पे अभी डाटा को एनालाइज कर लिया, उसकी इंटरप्रिटेशन दे दी, तो हमें अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स यहाँ पे बतानी है कि ये हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स हुई हैं। तो दिस जनरली comprises the main body of the report extending over several chapters में कवर होता है। all relevant results must find a place in the report। आपकी रिपोर्ट में कुछ पेजेस ऐसे होने चाहिए जहां पे आपने अपनी फाइंडिंग्स रिजल्ट 100% मेंशन की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी कोई भी रिपोर्ट ऐसी हो सकती है जिसमें आपका रिजल्ट के पेजेस ही इंक्लूड नहीं हो। तो दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च। हमने पढ़ लिया इनिशियल पेजेस और मेन बॉडी। अब आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में हम क्या देंगे? यहाँ पे रेफरेंसेस में हम देंगे इस सेक्शन में एट द एंड ऑफ अ लीगल रिसर्च रिपोर्ट या कोई भी रिसर्च रिपोर्ट है ऑल द कंसल्टेड सोर्स ऑफ डाटा। देखिए जो भी डाटा का सोर्स आपने रेफर किया है, यहाँ पे जो भी सोर्स आपने रेफर किया है का सबका आप मतलब सबका आप यहाँ पे नाम मेंशन कर, जो भी सोर्स रेफर किया है का यहाँ पे आप नाम मेंशन कर। ठीक है, सो ऑल द कंसल्टेड सोर्स ऑफ डाटा वेदर प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी रेफरेंसेस बुक आर्टिकल रिपोर्ट्स अनपब्लिश्ड मटेरियल एटसेट्रा मस्ट बी लिस्टेड इन बिब्लियोग्राफी। इसको रेफरेंसेस भी बोलते हैं और इसको बिब्लियोग्राफी भी। ठीक है, ये कहाँ पे आया है? ये आया आपकी मेन बॉडी के बाद आया। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ बिब्लियोग्राफी इज टू प्रोवाइड क्रॉस रेफरेंस एंड ऑथेंटिसिटी टू द रिपोर्ट। आजकल की रिपोर्ट में, आजकल की रिसर्च में एक वर्ड है बहुत पॉपुलर है और ये सबकी हेडेक बना हुआ है, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म है आपने साहित्य की चोरी कर ली है, साहित्य की चोरी। देखिए ऐसा नहीं है कि आप रिसर्च करेंगे तो एकदम 100% सब कुछ नोवेल होगा, नया होगा। नहीं, आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर आप उस रेफरेंस का नाम वहां पे मेंशन कर देते हैं तो ये चोरी आपके सर नहीं आएगी, वहां पे आपकी रिसर्च एक ऑथेंटिकेट रिपोर्ट होगी। लेकिन अगर आप नाम रेफरेंस नहीं कर, किसी का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं वहां पे और उसका डाटा आप वहां पे यूज कर रहे हैं, उस सोर्स को वहां पे यूज कर रहे हैं, तो आपकी रिसर्च प्लेगराइज्ड रिसर्च होगी। ठीक है, ये कैसे होना चाहिए रेफरेंस? इट शुड बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि पहले ए वाले नाम के फिर ऐसे वाले नाम के हों। The style of writing the bibliography depends upon whether it is already a prescribed form, as in the case of dissertation or thesis, or the researcher can adopt any style। देखिए कई बार क्या होता है, आप कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं तो उसमें आइदर मेंशन होता है कि आपको रेफरेंसिंग का स्टाइल कौन सा, आइदर मेंशन्ड है कि रेफरेंसिंग का कौन सा स्टाइल आपको अडॉप्ट करना है, और इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो कईयों में तो प्रेस्क्राइब्ड है कि आपको एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंस यूज करना है या एमएलए स्टाइल ऑफ रेफरेंस यूज करना, या फिर वो खुद का कोई अपना फॉर्मेट आपको देते हैं, या फिर वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आपके जैसे मर्जी हो आप रेफरेंस मेंशन करो। होप दिस इज क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप कहीं तो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूंगी लेक्चर एंड करने से पहले, बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस बारे में। तो मेन हमारे पास दो स्टाइल है रेफरेंस। कौन कौन से स्टाइल होते हैं?
APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग और MLA स्टाइल ऑफ रेफरेंस, तो इनके बारे में आपको अक्सर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर आपको नेट में ये क्वेश्चन इन दोनों स्टाइल्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ APA स्टाइल क्या है और MLA स्टाइल क्या है। ठीक है, APA स्टाइल इज योर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। देखिए आपको इसका फुल फॉर्म आना चाहिए, A फॉर अमेरिकन, P फॉर साइकोलॉजिकल, A फॉर एसोसिएशन। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है? इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशन, साइंस और साइकोलॉजी के फील्ड में यूज होता है। तो ये ESP से हम याद रखेंगे, एजुकेशन, साइंस और साइकोलॉजी के फील्ड में यूज होता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ऑथर डेट स्टाइल। ऑथर डेट स्टाइल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ऑथर नेम इज फॉलोड बाय अ डेट, ऑथर नेम इज फॉलोड बाय डेट और ईयर, बाय डेट और ईयर, क्योंकि ऑथर के नाम के तुरंत बाद यहाँ पे आपका ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो ये है आपका APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये है ऑथर का लास्ट नेम, लास्ट नेम से यहाँ पे शुरू किया, फिर ये है ऑथर का फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम है। यहाँ पे एक से ज्यादा ऑथर हैं तो ये दूसरे ऑथर का यहाँ पे लास्ट नेम है, लास्ट नेम, ये दूसरे ऑथर का यहाँ पे फर्स्ट नेम है, ये फिर तीसरा ऑथर है, फिर उसका है। तो जब आपके सारे ऑथर्स यहाँ पे आ गए हैं, फिर उसके बाद आ जाती है आपकी डेट या ईयर, और फिर ये क्या है? ये है आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, ईयर ऑफ, ये आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन। क्लियर? फिर है आपका ये जो आपको दिया है, दिस इज द जर्नल टाइटल और दिस इज द पेपर टाइटल। ये एग्जाम्पल एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दिस इज द पेपर टाइटल, और ये पेपर टाइटल क्या दिया है? अ न्यू मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एंड फास्ट एल्गोरिथम फॉर फुल्ली रिजॉल्व सिमुलेशन फॉर सेल्फ प्रपोल्शन। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ तक ये पेपर टाइटल है। ये है आपका जर्नल का नेम, नेम ऑफ जर्नल, जर्नल, नेम ऑफ जर्नल। ओके, दिस इज योर नेम ऑफ जर्नल। ये क्या है आपका? दिस इज द वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम, एंड दिस इज द इशू। वॉल्यूम कौन सा इशू है इसका, और ये है आपके पेज नंबर की, इस जर्नल के किस पेज पे। तो दिस इज द APA स्टाइल। अक्सर इसमें से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए APA स्टाइल की, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। दूसरा नाम क्या है इसका? इट्स ऑथर डेट स्टाइल, इट्स एन ऑथर डेट स्टाइल। इसमें यूज होता है ESP में, एजुकेशन, साइंस और साइकोलॉजी में। ठीक है, फिर आपका है बताना इसमें लास्ट नेम ऑफ ऑथर से ये शुरू हुआ, सबके लास्ट नेम जब पूरे हो जाते हैं, सब ऑथर्स यहाँ पे इंक्लूड हो गए, फिर आपका आ गया यहाँ पे ईयर, फिर आ गया आपका यहाँ पे पेपर का टाइटल, फिर यहाँ पे आ गया जर्नल का नेम, फिर यहाँ पे आ गया उसका वॉल्यूम, इशू और पेज नंबर। दिस इज द APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। आई होप ये आपको अभी याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका MLA स्टाइल ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है आपका MLA की पहले तो हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म इज मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। फुल फॉर्म क्या है इसकी? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। So this style is most commonly used to write papers and cite resources within the liberal art and humanities में। कहाँ पे यूज करते हैं इसको? तो यूज करते हैं आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में। पहले वाला हमने कहाँ यूज किया? पहले वाला यूज किया हमने ESP में। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लिया मैंने। यहाँ पे भी लास्ट नेम से शुरू होता है, ये यहाँ पे भी ये लास्ट नेम से शुरू हुआ, भाभा होमी ए। ठीक है, फिर यहाँ पे द लोकेशन ऑफ कल्चर, ये बुक का नाम है यहाँ पे, और ये ईयर है। तो यहाँ पे ईयर आपने देखा, ईयर सबसे लास्ट में आया है यहाँ पे, और APA में हमने देखा ईयर आपके ऑथर के नाम के जस्ट बाद आता है। सो बिगिन द एंट्री विद द ऑथर्स लास्ट नेम फॉलोड बाय अ कॉमा, ये कॉमा आ गया यहाँ पे, एंड द रेस्ट ऑफ द नेम। ठीक है, तो टाइटल ऑफ द सोर्स शुड फॉलो द ऑथर्स नेम। तो अभी यहाँ पे पहले क्या आया? ऑथर का नेम आया, फिर उसके बाद कोमा लग के यहाँ पे टाइटल आ गया,
ओके, यहाँ पे डॉट लगेगा बीच में, सॉरी। तो टाइटल ये जो है ये आपका या तो इटैलिक में होगा, इटैलिक में होगा, या फिर ये जो टाइटल नेम है ये आपका कोमा में होगा, ठीक है। तो टाइटल ऑफ द सोर्स शुड फॉलो द ऑथर्स नेम डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोर्सेज। इट शुड बी लिस्टेड इन इटैलिक और इन कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क है कि इन्वर्टेड कोमा में होना चाहिए। अगर बुक है आपकी तो ये इटैलिक में होगी, देखिए ये एक बुक है तो ये आपका इटैलिक में है। और अगर ये पीरियोडिकल जर्नल है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, या फिर कोई साइट का नेम है तो ये होगा कोटेशन में। कोटेशन का भी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे कोट किया है। ये आपका ऑथर है, ये उसका लास्ट नेम है ऑथर का, ये लास्ट नेम है ऑथर का, ये यहाँ पे ऑथर का फर्स्ट नेम है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे जर्नल का नाम है, ठीक है। दिस इज द जर्नल नेम, नेम ऑफ जर्नल नेम, ओके। ये क्या है आपका वॉल्यूम इसका 15, ठीक है। ईयर सबसे लास्ट में आएगा, फिर आपके दिए हैं पेजेस नंबर। तो इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी जर्नल का नेम हो गया, टाइटल हो गया किसी भी आपके रिसर्च पेपर का, तो ये होगा आपका इन्वर्टेड कॉमा में, और आपका यहाँ पे जो ईयर है वो लास्ट में आएगा। तो मेन डिफरेंस क्या है एपीए स्टाइल में और आपके एमएलए स्टाइल में। एपीए स्टाइल में आप ना तो इटैलिक यूज करते हो, नो इटैलिक, नो इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पे कहीं पे भी आप यहाँ पे ना तो इटैलिक यूज करते ना इन्वर्टेड कॉमा करें। लेकिन एपीए में आप ये, एमएलए में आप ये सब कर रहे हैं। इटैलिक में होना चाहिए या तो आपकी बुक का नेम है तो, या फिर इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। फिर दूसरा डिफरेंस जो मेन है, ये कहाँ यूज होता है, ये ईएसपी में यूज होता है, और एमएलए कहाँ यूज होता है, आर्ट और ह्यूमैनिटी में। एमएलए यूज हुआ आपका आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज। फिर आपका आता है कि ये क्या है, ये ऑथर डेट स्टाइल है। इस बल्कि एमएलए में आपका ऑथर का नेम आने के बाद डायरेक्ट आपका अदर जो बुक है या फिर कोई जर्नल है उसका टाइटल आ जाता है, और सबसे लास्ट में इसमें आता है आपका ईयर या डेट आता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो हमें पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आज के लेक्चर से। तो फर्स्ट हमने स्टेप्स पढ़े रिसर्च में क्या क्या है, ये तो आपने पहले से भी पढ़े हुए हैं, तो आप एक बार इनको क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए डायरेक्ट रिपोर्ट राइटिंग पे आ रही। पहले हमने समझा रिपोर्ट का मीनिंग क्या है। रिपोर्ट क्या है, जो भी काम आपने किया है, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। रिपोर्ट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो आपने काम किया वो आप दूसरों को बताना चाहते हैं। बताने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक फॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। फॉर्मल लॉजिकल प्रेजेंटेशन है आपकी रिसर्च की, इट्स अ फॉर्मल लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च दैट हैज बीन कंडक्टेड, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, पर्पस है इसका कन्वे करना इंटरेस्टेड पीपल को आपकी स्टडी का पूरा रिजल्ट इन सफिशिएंट डिटेल, और आपकी स्टडी, आपकी कंक्लूजन की वैलिडिटी को डिटरमाइन करना है यहाँ पे। तो इसको आप मार्क करेंगे कि आप रिपोर्ट क्यों देते हैं। आप रिपोर्ट देते, आप अपनी स्टडी के रिजल्ट को डिटेल में दूसरों को बताना चाहते हैं, और आपके जो कंक्लूजन है उनकी वैलिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस क्या है रिपोर्ट की। रिपोर्ट क्यों लिखते हैं, रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस। सबसे पहले तो आप आपके जो भी कंसर्न पर्सन है उनको नॉलेज कन्वे करना चाहते हैं। फिर आप अपनी फाइंडिंग्स की प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं सो दैट दे कैन बी फर्दर यूटिलाइज फॉर द रिकमेंडेशन, यानी कि आप अपनी रिकमेंडेशन की यूटिलाइजेशन के लिए यहाँ पे रिपोर्ट बनाते हैं। फिर आप कंसर्न नॉलेज एरिया में रिसर्च को बढ़ाने के लिए, रिसर्च को वहाँ पे इम्पेटस प्रोवाइड करने के लिए, रिसर्च को मजबूती वहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। फिर आपका एक रिपोर्ट का, रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन की वैलिडिटी को एग्जामिन करने के लिए आपकी रिपोर्ट सबमिट करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है आपका रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट, जहाँ पे सबसे पहले आता है आपका टाइटल पेज। हमारा टाइटल पेज पे क्या होना चाहिए कि हमारे टाइटल पेज पे रिसर्च का टाइटल होना चाहिए, नेम ऑफ द रिसर्चर, पर्पस ऑफ द रिसर्च, ये हमने पहले पेज पे मेंशन कर। फिर सेकंड पेज है हमारा एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट क्या इज अ काइंड ऑफ समरी, में हम बताते हैं कि हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या है, इसकी क्या फाइंडिंग्स है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। फिर हम एक्नॉलेज करते हैं। एक्नॉलेजमेंट इज द काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग, थैंक्स नोट। यहाँ पे हम जिन्होंने भी हमारी रिसर्च में मदद की उन सबको हम अपनी तरफ से यहाँ पे थैंक्स गिव उनको
मतलब उनको एक थैंक नोट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। फिर है डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ये रिसर्च बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को या पर्टिकुलर स्पॉन्सर को, आपके स्पॉन्सर कोई एनजीओ के लिए आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको आप ये रिसर्च रिपोर्ट डेडिकेट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या बोल रहा है? टेबल ऑफ कंटेंट में एक काइंड ऑफ इंडेक्स है। यहाँ पे आप बताते हैं कि किस किस पेज पे क्या क्या आपने मेंशन किया। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन का पेज वहाँ पे बताते हैं, फिर आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर रिसर्च डिजाइन, डाटा एनालिसिस, समरी, फिर आपका स्कोप फॉर द फ्यूचर रिसर्च, यहाँ पे आप में स्कोप और फ्यूचर रिसर्च आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये जिन जिन पेज पे आपने मेंशन किया उनका पेज नंबर आप यहाँ पे, ठीक है। फिर अपेंडिसेस आएंगे। अपेंडिसेस आपको पता होनी चाहिए रेफरेंसेस के बाद आएंगी, और लिस्ट ऑफ टेबल से ये पहले आएंगी। फिर उसके बाद आएगा लिस्ट ऑफ टेबल। जितनी भी टेबल आपने यूज़ की है उनका टाइटल और पेज नंबर आप इंडेक्स में मेंशन कर। फिर आपका आता है लिस्ट ऑफ फिगर्स। लिस्ट ऑफ फिगर्स, हाँ यहाँ लिस्ट ऑफ फिगर्स, अगर आपने अपनी सर्च में कुछ फिगर्स वगैरह यूज़ की हैं तो आप वहाँ पे उनका टाइटल और पेज नंबर मेंशन करें। फिर आपका आता है मेन पार्ट, बॉडी ऑफ द रिसर्च। यहाँ पे आप सब कुछ अपनी रिसर्च की कंप्लीट आउटलाइन यहाँ पे देते, यानी कि पूरी की पूरी डिटेल आपकी बॉडी में मिलती है। यहाँ पे रिसर्च बॉडी में मिलती है, रिपोर्ट की बॉडी। तो पहला क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका दे रहे हैं आप? टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि क्यों इस टॉपिक में, क्यों इस टॉपिक को, इस प्रॉब्लम को रिसर्च करना इसके ऊपर वर्थ था, ठीक है। फिर आप उससे रिलेटेड जितना भी रिव्यू का लिटरेचर आपने किया है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर आप मेंशन करते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी को, यानी कि क्या क्या स्टेप्स, कैसे कैसे आपने कौन सी आरएम यहाँ पे यूज़ की है वो आप पूरा मेंशन करते हैं। आपकी रिसर्च टाइप क्या है, कितनी आपकी पॉपुलेशन थी, कितना उसमें से सैंपल लिया, कैसे आपने सैंपल सेलेक्ट किया, कौन कौन से डाटा टूल को आपने यहाँ पे यूटिलाइज किया, इन सब तरीकों से आप बताते हैं आपकी रिसर्च मैथडोलॉजी को। फिर आता है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको आप एक्चुअली प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके जो भी एनालिसिस का रिजल्ट आता है उसको अपने शब्दों में आप इंटरप्रेट करते हैं। गिवन द तो भी कोई क्राइटेरिया अगर गिवन है तो उसके अगेंस्ट करते हैं, अगर क्राइटेरिया नहीं गिवन है तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको। फिर आपका आता है कि आप यहाँ पे अपनी फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन के पेज को यहाँ पे मेंशन करते हैं कि आपकी रिसर्च की क्या फाइंडिंग्स हुई, आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। फिर आता है आपका रेफरेंसेस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि रेफरेंस आपकी रिसर्च को क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, तो भारी भरकम वर्ड है ये सारे रेफरेंसेस। तो आपकी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है आपने भी सोर्सेज आपने रेफर किए उनको कितने अच्छे से अपनी रिसर्च में यहाँ पे मेंशन किया है। तो जो कोई पर्सन से आपने हेल्प ली या फिर कोई ऑनलाइन सोर्स से आपने हेल्प लिया, कोई बुक, कोई जर्नल, कोई पहले का रिसर्च वर्क हो चुका है वो आर्टिकल, जो भी आपने सोर्स रेफर किए हैं उन सबका आपको यहाँ पे रेफरेंस। यहाँ पे कुछ दो स्टाइल्स हैं रेफरेंस, एपीए स्टाइल और एमएलए स्टाइल। इनके बारे में हमने डिटेल में समझा। एपीए आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो यूज होता है आपकी ईएसपी में, एजुकेशन, साइंस और साइकोलॉजी में। फिर आपका इसको बोलते हैं ऑथर डेट स्टाइल भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना, इसको प्लीज याद रखिएगा कि ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे समझा है इसको हमेशा एक बार, दो बार, तीन बार देख लेंगे तो ये विजुअलाइज हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि आपको पहले लास्ट नेम आएगा फिर डेट आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोई इन्वर्टेड कोमा, कोई अंडरलाइन, कोई इटैलिक यहाँ पे यूज नहीं होता। सिंपली आप रिसर्च नेम, जर्नल को, टाइटल को मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, पेज नंबर, वॉल्यूम, इशू और ये सब चीजें आ जाती है। फिर इसका दूसरा स्टाइल है एमएलए स्टाइल। एमएलए स्टाइल क्या बोलता है? दिस इज द मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये स्टाइल में आप ऑथर के लास्ट नेम से ही शुरू करते हैं जैसे पहले किया था, लेकिन यहाँ पे उसके बाद आता है आपका कोई भी बुक है या फिर कोई भी जर्नल है, मैगजीन है, वो आपका यहाँ पे आता है। जो द टाइटल ऑफ द सोर्स जो भी है आपका यहाँ पे ऑथर नेम के बाद आता है। पहले वाले में हमने देखा डेट आ रही थी या फिर ईयर आ रहा था, यहाँ पे इसमें अभी टाइटल ऑफ द सोर्स आता है। और ये सोर्स का टाइटल या तो इटैलिक में होगा या इन्वर्टेड कोमा में होगा, वो डिपेंड करेगा। अगर बुक है तो इटैलिक में होगी, या फिर कोई पर्सन का नेम है या जर्नल है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, ये सब आपका आएगा इन्वर्टेड कोमा में, जिसको बोलते हैं कोटेशन मार्क में। और यहाँ पे डेट सबसे लास्ट में आता है, ये डेट यहाँ पे लास्ट में आता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस।
द MLA एंड द APA स्टाइल। फिर यहाँ पेज नंबर यहाँ पे फ्रेंड, इट वॉज ऑल अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग। आई होप आज के लेक्चर के बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको रिपोर्ट राइट करनी हो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आई एम श्योर यू आर गुड टू गो विद। एंड अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।